Hello, myself Jyoti Dikshit. Good morning to all of you. Today I am going to discuss fifth theme, that is water, and I will cover all aspect of water in this video related exams. So please careful listen, and if you like this video, please hit the like button, share and subscribe. सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाटर का जो फार्मूला होता है, तो वाटर का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। तो वाटर का फार्मूला जो होता है, तो उसमें जो हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जो है H2O, यानी कि पानी का जो फार्मूला होता है वो इसी से बनता है। ठीक है, H2O इसका फार्मूला है वाटर का। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वाटर की, यानी कि वाटर के गुण क्या होते हैं। तो शुद्ध पानी जो होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, यानी कि बिल्कुल साफ़ होता है, और रंगहीन होता है, एंड गंधहीन होता है, यानी कि उसकी स्मेल नहीं होती है, और स्वादहीन होता है। ठीक है, तो जो शुद्ध पानी होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और स्वादहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी उस पदार्थ के रंग, गंध और स्वाद को ले लेता है जो उसमें घुला होता है। यानी कि जब पानी का कोई कलर नहीं होता है, कोई उसकी स्मेल नहीं होती है, कोई उसका टेस्ट नहीं होता है, तो पानी में जो भी चीज़ मिक्स कर दो उसका वो टेस्ट या उसकी गंध या उसका कलर भी ले लेता है। ठीक है, पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और पानी का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, कोई उसका शेप नहीं होता है, बिकॉज़ ये जिस बर्तन में आप डाल देंगे उसी का आकार ले लेगा। तो जैसे कि अगर हम ग्लास में पानी रखते हैं तो ग्लास का आकार ले लेगा, अगर हम बॉटल में पानी रखते हैं तो बॉटल का आकार ले लेगा, अगर हम किसी बड़े टब में पानी रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उसका आकार ले लेता है। यानी कि पानी का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या उन पात्रों का आकार ले लेता है जिनमें यह संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिस तापमान पर पानी उबलता है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है बॉइलिंग पॉइंट और वाष्प में बदलता है, जिसको क्वथनांक कहा जाता है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और वाष्प में बदलता है, जिसको क्वथनांक कहा जाता है। और यह कितना होता है, यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ये इसके टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी गर्म होने से वाष्पीकृत होकर गैसीय रूप में चेंज हो जाता है। यानी कि जब पानी गर्म होता है तो वो गैसेस फॉर्म में चेंज होकर और वो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी का वाष्पीकरण सभी तापमान पर होता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक कब होती है, क्वथनांक पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर। जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो सभी टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक क्वथनांक पर होती है। ठीक है, जिन चीज़ों में पानी से अधिक घनत्व होता है वे पानी में डूब जाएंगे। यानी कि जिन चीज़ों में पानी से अधिक, यानी कि जिस चीज़ का पानी से घनत्व ज़्यादा होगा वो चीज़ जो है पानी में डूब जाएंगी, और जिन चीज़ों में पानी की तुलना में घनत्व कम होगा वो चीज़ें जो है पानी में तैरेंगी। जैसे लकड़ी की नाव है, लोहे का जहाज़ है, खाली प्लास्टिक की बोतल, खाली कटोरी आदि पानी में तैरेंगे, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए ये तैरेंगे। जबकि कंकड़, लोहा, कील, सुई, चम्मच आदि पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि कंकड़ और लोहा, कील, सुई इन सब का जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये डूब जाते हैं। ठीक है, जैसे कि शुद्ध पानी में रखने पर नींबू और अंडा, यानी कि शुद्ध पानी जब प्योर वाटर होता है जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है, तो रखने पर नींबू और अंडा पानी में डूब जाता है। लेकिन जब वही नींबू और अंडा ऐसे पानी में रखे जाते हैं जिनमें अधिक मात्रा में नमक मौजूद हो, तब वह तैरने लगता है। यानी कि जब पानी में जो है नमक मौजूद होता है तब उसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं वो तैरने लगती हैं, बिकॉज़ फिर जो है पानी की डेंसिटी उन वस्तुओं से अधिक होती है, इसलिए वो चीज़ें तैरने लगती हैं। जैसे कि डेड सी में इसीलिए लोग डूबते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लवणता है। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा है, तो ये है सबसे ज़्यादा मृत सागर।
अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पर कितने कितने परसेंट पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है, तो पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है, तो ये है 71%। 71% पृथ्वी पर जल का परसेंटेज है। और स्थल का परसेंटेज कितना है, 29%। तो जल का परसेंटेज कितना है, 71%, और स्थल का परसेंटेज जो है 29% है। उसमें से जो है सी वाटर कितना है, 97.5%। जो समुद्री जल है यानी कि महासागरों में जो जल है वो है कितना, 97.5%। और जो फ्रेश वाटर कितना है, वो है 2.5%। ठीक है, तो समुद्री जल जो है वो कितना है, 97.5%, और फ्रेश वाटर कितना है, 2.5%। तो 2.5% ये जो फ्रेश वाटर है ये कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ग्लेशियर में 60% पाया जाता है। ग्लेशियर मतलब जो हिमानी जो नदियाँ होती हैं वहाँ पे। और भूमिगत जल जो होता है ग्राउंड वाटर, वो 30% है। और झील और नदियों में कितना परसेंट पाया जाता है पानी, तो ये 10% पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जल के जो स्रोत हैं, ये सोर्सेस कौन कौन से हैं वाटर के। ठीक है, तो जल के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं झील है, लेक है, कुआं है, नलकूप है, तालाब है, हैंडपंप है, नदी है, जलप्रपात है, नल है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, चश्मा है, मशक है, बावड़ी है एवं प्याऊ है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये जल के स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे देता है, तो उसमें कोई ऑप्शन इसमें का अगर नहीं होगा तो फिर वो वाटर का स्रोत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर क्या है, यूजेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी के जो प्रयोग हैं, यानी कि पानी का हम जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो पानी का उपयोग खाना खाने में, बर्तन धोने में और खाना बनाने में, पानी पीने में, नहाने में, कपड़े धोने में, फसल की सिंचाई करने वाले जीप में शीतलक यानी कि कूलेंट का काम भी करता है पानी। जो 4 व्हीलर्स वगैरह होती हैं, जो भी वाहन होते हैं आदि, कई गतिविधियों के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पानी के यूजेस ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि गर्म पानी के स्रोत, यानी कि गर्म पानी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो नेचुरल गर्म पानी के स्रोत हैं तो वो है एक मणिकर्ण जो है ये कुल्लू में है, और तथा सूरज कुंड जो है ये हरियाणा में है। उन्हें प्राकृतिक गीज़र कहा जाता है। प्राकृतिक गीज़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ नेचुरली जो पानी निकलता है वो गर्म होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 किलो, यानी कि जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि कहाँ पर कितना पानी का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि 1 किलोग्राम गेहूँ उत्पादन में, यानी कि अगर 1 किलोग्राम गेहूँ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें 1000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि 1 किलो गेहूँ के उत्पादन के लिए 1000 लीटर पानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बारिश की क्या प्रक्रिया होती है। तो जब हवा में अदृश्य जलवाष्प संघनित होकर दृश्य जल की बूंदों या बर्फ में क्रिस्टल में बदल जाता है तब बारिश होती है। यानी कि संघनन होकर जलवाष्प जब संघनित हो जाती है तब जो है जो जल की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं और तब बारिश होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये जो कुछ रिलेटेड हैं वाटर कंजर्वेशन से या वाटर के लिए जो चलाई गई संस्थाएं थी उनके बारे में। तो फर्स्ट है हमारा तरुण भारत संघ जो है ये एक वाटर कंजर्वेशन के लिए एक NGO है। तरुण भारत संघ भारत की गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, ये कैसी है, तो गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 मई 1975 को हुई थी। इसकी स्थापना, तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 30 मई 1975 को तरुण भारत संघ की स्थापना हुई थी। जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर यह लोगों को जागरूक करने का काम करती है। यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर के सस्टेनेबल उसके यूज के लिए जो है यह लोगों को जागरूक करने का काम करती है जो तरुण भारत संघ है।
और इसके जो राजेंद्र सिंह हैं इसके संस्थापक भी हैं, फाउंडर भी हैं तरुण भारत संघ के। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तरुण भारत संघ के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं, तो ये राजेंद्र सिंह हैं और इनके अध्यक्ष भी कौन हैं, ये राजेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र सिंह को इसलिए इनके काम के लिए जो है 2011 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार भी इनको मिला था। तो तरुण भारत संघ जो है ये सबसे पहले, जब इसके पहले जो है एक वहाँ की लेडी थी राजस्थान की, ये राजस्थान की ही एक वहीं का एक संगठन है, क्योंकि वहाँ पर एज यू नो दैट राजस्थान इज़ अ डिज़र्ट एरिया। तो वहाँ पर जो है एक दड़की माई नामक महिला थी, उनके प्रयास से जो वहाँ पर जब सूखा पड़ गया था तो उनके प्रयास से जो है तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या को ख़त्म किया गया था। ठीक है, तो दड़की माई का भी तरुण भारत संघ संस्था से संबंधित हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड था तो इसको भी हमने सोचा कि डिस्कस कर लें। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये जो है डैम को लेकर था, एक सरदार सरोवर डैम के लिए। तो इससे रिलेटेड है मेधा पाटकर के द्वारा 1989 में सरदार सरोवर परियोजना तथा इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना की स्थापना जो है इससे रिलेटेड था, इसके विरोध में था। बिकॉज़ इसकी जो हाइट को लेकर यहाँ के जो लोग थे उनकी जीविका और उनके जो विस्थापन की समस्या थी उसलिए इन्होंने ये जो है आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो मेधा पाटकर जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख हैं और ये स्टार्ट हुआ था 1989 में। फिर हम पढ़ते हैं डेड सी के बारे में। डेड सी जो है मृत सागर सबसे नमकीन है, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि जो है डेड सागर जो है सबसे नमकीन है, सबसे साल्टी सी है। एंड 1000 मिलीलीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये चेंज करके इसके दे देते हैं अमाउंट और ये भी दे देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर पानी में कितना नमक होता है, तो 300 ग्राम होता है किसमें, मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में हम लेट कर तैर सकते हैं। मृत सागर में हम इसीलिए लेट कर तैर सकते हैं क्योंकि उस वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें हम डूबेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कुएँ हैं उनके सूखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ ड्राइंग ऑफ वेल, तो इसके कारण क्या होंगे, मोटर लगाकर पानी निकालना, यानी कि जो मोटर लगाकर पानी निकालते हैं इससे हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज़्यादा ही दोहन होता है। तो इसलिए जो हमारे वेल हैं, कुएँ हैं, वो सूख गए हैं। एंड तालाब का ना होना जिनमें पानी इकट्ठा होता था, और अब तालाब भी देखने को नहीं मिलते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है संतुलित रहता था। नेक्स्ट है ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना, यानी कि ज़्यादातर जो है जगहों पर जो ज़मीन होती है, ग्राउंड होती है, वो सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जब बारिश होती है तो वो ग्राउंड में नहीं जा पाता है बल्कि ऊपर ही रहता है। तो इसलिए भी जो कुएँ हैं वो सूख रहे हैं। फिर है नदी पर बांध बनाने के लाभ, यानी कि जब जो डैम है उनके प्रॉफिट क्या हैं नदी पर बनाने के, तो इनके प्रॉफिट क्या हैं, बिजली उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड बाढ़ पर नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल और नहर निकाला, यानी कि कैनल को निकालना। तो ये इसके क्या हैं, लाभ हैं नदी पर बांध बनाने के। और इसकी जो हानियां हैं वो क्या हैं, यानी कि डिसएडवांटेज क्या हैं इसके। तो नदी पर बांध बनाने की हानियां कौन कौन सी हैं, गांव वालों का विस्थापन, यानी कि जो भी वहाँ पे नदी के आस पड़ोस में रहते होंगे वहाँ पर, तो उन लोगों का विस्थापन हो जाएगा, उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आर्थिक समस्या होगी क्योंकि वहाँ का जो भी वो रोज़गार कर रहे होंगे, वहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम होगा वहाँ का वो लोग कर रहे होंगे, तो वहाँ के जो जितना भी लैंड होगा वो बांध में चला जाएगा, तो उन लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा और इसलिए आर्थिक समस्या का भी सामना होगा।
और पर्यावरणीय समस्या भी होगी, क्योंकि पर्यावरणीय समस्या इसलिए होगी कि जब डैम बनेंगे तो वहाँ के जो आस पड़ोस के जंगल हैं उनको काटा जाएगा। ठीक है, तो उनको काटा जाएगा तो पर्यावरण की जो समस्या होगी वो बढ़ेगी। वन्य जीव का विनाश, और जब वो जंगल कटेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो वाइल्ड लाइफ है, यानी कि जो एनिमल्स हैं, जो भी वन्य जीव हैं, उनका विनाश होगा। ठीक है, तो ये नदी पर बांध बनाने की डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर है टाँका। टाँका किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो टाँका जो होता है ये बेसिकली राजस्थान का एक स्ट्रक्चर है जिसमें जो है वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। इसमें जो है पानी स्टोर करते हैं बारिश वाला। आंगन में पक्का गड्ढा बनाकर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो टाँका क्या होता है, ये टाँका जो होता है ये पक्का गड्ढा होता है जो कि आंगन में बनाते हैं लोग, जिससे कि जो छत का पानी है बारिश के समय वो इसमें आकर स्टोर हो जाए और बाद में उसका यूज कर सकें अच्छे से। ठीक है, फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। जो 21 जो है एजेंडा था 1992 में, 21 एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में यूनियन नेशन कॉन्फ्रेंस में विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो ये लिया गया था 21वीं एजेंडा, यानी कि जो 21वीं एजेंडा 1992 में ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और पहली बार विश्व जल दिवस मनाया कब गया, तो ये 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार, तो 22 मार्च 1993 को विश्व जल दिवस मनाया गया था। और 2023 की जो विश्व जल दिवस की थीम क्या है, तो ये है एक्सीलरेटिंग चेंज, यानी कि तेज़ी से परिवर्तन, जो कि मतलब जल के क्षेत्र में तेज़ी से और तत्कालीन महत्व पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में पानी को रेहट द्वारा निकालकर टैंकों में भरा जाता था। तो प्राचीन काल में किससे पानी निकालकर टैंकों में भरा जाता था, तो रेहट का प्रयोग करके। ठीक है, रेहट के द्वारा जो है जल निकालकर और टैंकों में भरा जाता था। ठीक है, अब हम एक यात्री हैं उनके बारे में बात करते हैं जो कि भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के जो जल का जो है उनके जो कुआं बनते थे उनका स्ट्रक्चर जो है इन्होंने उनकी तारीफ़ करी है अपनी किताब में, किताबुल हिंद में। तो ये जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा एनसीईआरटी में दिया है। तो अल बरूनी कौन था, अल बरूनी जो है ये यात्री जो थे वो उज्बेकिस्तान से थे। उज्बेकिस्तान से 1018 से 1019 के बीच में आए थे। ये किसके साथ में आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ में भारत आए थे। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ में अल बरूनी नामक यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। और इनके नाम पर, यानी कि अल बरूनी के नाम पर जो है 1973 में अल बरूनी के 1000वें जन्मदिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। तो कब जारी किया गया था अल बरूनी के 1000वें जन्मदिवस पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया था, तो ये 1973 में जारी किया था। ठीक है, 1973 में जो है डाक टिकट जारी किया गया था। फिर उसके बारे में है कि उसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसको तारीख़ हिंद भी कहा जाता है, में भारत का विस्तृत वर्णन किया है। और उसमें ये भी लिखा है कि तालाब के चबूतरे जो कि बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर बनाए जाते थे। इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। इसलिए जो है इन तालाबों में भीड़ को परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि चढ़ने व उतरने के लिए रास्ते अलग अलग होते थे। तो हमने आज ये जो वाटर से रिलेटेड जितना भी हो सकता था, जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो वो हमने कवर किया है यहाँ पे। एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।